डियर स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम पेपर संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम विश्व के प्रमुख कृषि प्रदेशों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया कि ब्ल्यूटसी महोदय ने विश्व को प्रमुख 13 कृषि प्रदेशों में बांटा है, जिसमें से कुछ कृषि प्रदेशों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लास्ट जो कृषि प्रदेश हमारे बचे हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है निर्वाहन फसल एवं पशुपालन कृषि प्रदेश। निर्वाहन फसल का मतलब है जो केवल अपने उपभोग के लिए व्यक्ति द्वारा उत्पादन किया जाता है, अर्थात मनुष्य या किसान अपने उदर पूर्ति करने के लिए पशुपालन करता है और फसलों का उत्पादन करता है। इसमें कृषि की अपेक्षा पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि इस कृषि का जो मुख्य उद्देश्य है, अर्थात जो पशुपालन का उद्देश्य है, वो दूध और दूध के जो पदार्थ हैं उनका व्यापारिक उत्पादन करना है। इस कृषि प्रदेश का विस्तार मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप से मॉस्को तक, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में है। 1917 की क्रांति के बाद रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना हुई और समाजवादी राज्य की स्थापना के साथ साथ ही जो कृषि है उस पर विशेष ध्यान दिया गया। रूस की समाजवादी सरकार ने वहां की जो कृषि भूमि है उसको विभिन्न नियोजन प्रदेश और बाद में फिर फॉर्मों में विभक्त कर दिया, यानी सबसे पहले उसे नियोजन प्रदेशों में बांटा और उसके बाद में फार्मों में बांटा। नियोजन प्रदेश क्या होते हैं? जो कि योजना के अंतर्गत निर्धारित किए जाते हैं। तो जब इन्हें फार्मों में बांटा गया तो 3 प्रकार के जो कृषि फार्म हैं उनमें कृषि कार्यों को महत्व दिया गया। सबसे पहले आया कोल खोज या संयुक्त फार्म, दूसरा सोव खोज या सरकारी फार्म और तीसरा किसानों के व्यक्तिगत छोटे फार्म। कोल खोज जो है उससे जो छोटे फार्म होते हैं उन्हें इसराइल में कीबूटिज्म कहते हैं और इन फार्मों में जो व्यक्ति वेतन पर कृषि कार्य करते हैं उन्हें उन्हें कीबूटस कहते हैं। जो निर्वाहन फसल कृषि है इसके 3 भाग हैं। पहली अनाज फ्लेक्स या डेयरी प्रदेश, दूसरा अनाज हेम्प आलू चौपाए एवं पशुपालन प्रदेश और तीसरा गेहूं तथा पशुपालन प्रदेश। इसके अलावा अनाज फ्लेक्स और डेयरी प्रदेश मिश्रित तथा कोणधारी वनों की पेटी का उत्तरी भाग जो मास्को के उत्तर में स्थित है। अर्थात जो पहला भाग है उसमें केवल अनाज फसलों का उत्पादन किया जाता है और डेयरी उत्पादन। दूसरे में अनाज जो हेम्प है यानी अनाज फसलें हैं उनमें अन्य खाद्यान्न फसलों का उत्पादन होता है आलू की। इसके अलावा पशुओं का पालन किया जाता है। तीसरी में गेहूं और पशुपालन किया जाता है, अनाज का भी उत्पादन होता है और डेयरी उद्योग का भी विकास है। यह जो कृषि प्रदेश है इसमें वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है और मेनली यहाँ जो है वो मांस के लिए सुअरों का पालन भी किया जाता है। तो इस तरीके से इस कृषि प्रदेश में दूध प्राप्ति के लिए और अन्य जो पशु उत्पाद है उनकी प्राप्ति के लिए पशुपालन होता है और साथ ही जो है वो कृषि भी कार्य भी किए जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा व्यापार कृषि प्रदेश आता है वो है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश, जिसमें व्यापारिक उद्देश्य से पशुओं का पालन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से भेड़ बकरियां सुअर गाय बैल आदि पाले जाते हैं, जिनसे कि मांस चमड़ा हड्डी मक्खन चीज पनीर दूध पाउडर आदि का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा ये जो जहाँ भी जानवर पाले जाते हैं वहाँ पे जानवरों को खिलाने के लिए फार्म पर ही फसलें घास जौ आलू गेहूं आदि उगाए जाते हैं। इस कृषि प्रदेश के विस्तार की बात करें तो इस कृषि प्रदेश का विस्तार उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश कोलंबिया वॉशिंगटन कोलंबिया और कैलिफोर्निया राज्य में, इसके अलावा यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन फ्रांस नीदरलैंड जर्मनी बेल्जियम डेनमार्क इटली तथा भूमध्य सागर तटीय प्रदेशों में, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भागों विशेषकर न्यू साउथ वेल्स तथा विक्टोरिया में न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के मैदान में और भारत में गुजरात और पंजाब आदि क्षेत्रों में किया जाता है। इस कृषि प्रदेश की विशेषताएं की बात करें तो इसमें दूध देने वाले जो पशु होती हैं उनकी संख्या अधिक है, क्योंकि उससे जो भी दूध के माध्यम से जो भी जैसे मक्खन है पनीर वगैरह बनाया जाता है उसका व्यापारिक निर्यात किया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में इस कृषि प्रदेश का विस्तार है और जिन भी क्षेत्रों में इसका विस्तार है वहाँ पे अलग अलग फार्म के होते हैं, यानी उनका आकार अलग अलग होता है और उन फार्मों के उपयोग में भी भिन्नता देखने को मिलती है। दुग्ध उत्पादन में विशेषीकरण है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे मेनली दूध देने वाले पशुओं को ही पाला जाता है।
अगर हम इस कृषि प्रदेश के विस्तार वाले क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे डेनमार्क में मक्खन का उत्पादन अधिक होता है। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मक्खन और पनीर के लिए, और नीदरलैंड पनीर की दृष्टि से विश्व में काफी इसकी विख्यात क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में अधिक श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में जब पशु पाले जाते हैं तो उनको खिलाने पिलाने, उनके रख रखाव, उनके उनकी ब्रीड को और अधिक फर्टिलाइज बनाने के लिए अधिक पूंजी चाहिए होती है। इसके अलावा लोग भी चाहिए जिससे कि वो आराम से जो पशु हैं उनका रख रखाव कर सकें। यहाँ पर जो पशुपालन किया जाता है वो वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है। फार्मों पर ही पशुओं की देखभाल की जाती है और कृत्रिम प्रजनन भी कराया जाता है। मशीनों का अधिक उपयोग दूध और दूध से निर्मित जो पदार्थ हैं उनको उनका निर्यात है, उन्हें खराब होने से बचाने के लिए इन सभी कार्यों की वजह से जो मशीन है उसका अधिक उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा सापेक्षिक दूरी, यानी जिन क्षेत्रों में इन उत्पादों की मांग है दूध से बने हुए, उन्हें समय से पहुंचाने के लिए जिससे कि वो खराब ना हो, तो जो कोल्ड स्टोर वाले साधन होते हैं, यातायात के साधन, उनका भी प्रयोग किया जाता है जिससे आसानी से इनको पहुंचाया जा सके। अब हम बात करते हैं इस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में। भौगोलिक परिस्थितियों में ये क्षेत्र जो है इनमें तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पाया जाता है। वर्षा 75 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ पर आर्द्र जलवायु है, अर्थात यहाँ पे बारिश खूब होती है, तो नमी के कारण चारागाहों का विकास काफी अधिक मात्रा में हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दूध से निर्मित पदार्थ अधिक होते हैं, तो वह खराब ना हो इसके लिए इन इन जो प्रशीतक साधन है, प्रशीतक गाड़ियाँ हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे यातायात की जो व्यवस्था होती है वो भी सुगम व्यवस्था होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा कृषि प्रदेश आता है वो है विशेषीकृत उद्यान या बागवानी कृषि। यह कृषि का मिश्रित रूप है। इसमें सब्जियां, फल, फूल, इनका सभी का उत्पादन होता है। यानी इसमें फसलों की अपेक्षा जो सब्जी फल फूल होते हैं इनका उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि अधिकतर ये जो कृषि है वो बड़े बड़े जो नगर होते हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में की जाती है। इसका विस्तार उत्तरी पश्चिमी यूरोप में ब्रिटेन, डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, हॉलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। व्यापारिक स्तर पर उत्पादन होता है और जो कृषि होती है वो होती है सघन कृषि। लंदन और पेरिस में जो टेम्स एवं पेरिस बेसिन में जो साग सब्जी है उसकी पूर्ति होती है। इसके अलावा जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके कैलिफोर्निया में इसे ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। ट्रक फार्मिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहली चीज तो जो बड़े बड़े नगर हैं उनके आसपास के क्षेत्रों में फल साग सब्जियों का उत्पादन होता है, तो इनको शहरों तक पहुंचाने के लिए ट्रकों का प्रयोग किया जाता है। ट्रकों के माध्यम से लाए ले जाए जाते हैं, इसलिए इसको ट्रक फार्मिंग कहते हैं। जैसे कि हम बात करें कि हॉलैंड में जो फूल है उनकी कृषि की प्रधानता मिलती है। ये विशेषीकृत कृषि है और इसमें जो पूंजी निवेश है वो भी काफी उच्च होता है। तो इस तरीके से जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें उत्पादन होता है। इसकी हम भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो खेत छोटे होते हैं और उपभोक्ताओं के संपर्क क्षेत्र में होते हैं, अर्थात शहर के आसपास के क्षेत्रों में ही मेनली जो है वो इनका विस्तार देखने को मिलता है। सघन कृषि होती है और सिंचाई के साधनों का विशेष प्रयोग किया जाता है। सब्जियां खेतों में या फिर कांच के घर बना के उन कांच के घरों में उगाई जाती है। जो कांच के घर बना के उगाई जाने वाली फसलें हैं, मतलब जो सब्जियां हैं, वो मेनली विदेशों में ज़्यादा है ये। इसके अलावा सब्जी उत्पादन के लिए मृदा की काफी आवश्यकता पड़ती है। मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए हरी खाद या उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। श्रम भी अधिक होना चाहिए, क्योंकि सब्जियों को लगाने करने बाकायदा प्रॉपरली उन्हें तोड़ने के लिए फिर उनका रख रखाव करने के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता है। वर्तमान में जो ट्रक फार्मिंग है उसको पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उसमें फैक्ट्री फार्मिंग के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमने विश्व के प्रमुख 13 कृषि प्रदेशों के बारे में बात करी। 13 कृषि प्रदेशों के बारे में मैंने आपको अलग अलग लेक्चर के माध्यम से समझाया। अब यहाँ पर जो हमारी यूनिट सेकंड है फर्स्ट पेपर की वो खत्म हो जाती है। तो आपका जो पेपर फर्स्ट है इसमें मैं आपको फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट पूरी तरीके से कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब हम इसकी थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे, तो उसकी स्टार्टिंग हम अगले अगले नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। इससे पहले मैं आपको जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर की जो सेकंड यूनिट है उसमें आपके कुछ टॉपिक्स रह गए हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगी। फिर हम दोनों ही पेपर्स की जो थर्ड यूनिट है उनको एक साथ स्टार्ट करेंगे।